पता है, हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत की जो कहानी है ना, उसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जिन बातों को हम अब तक सच मानते आ रहे हैं, कुछ नए सबूत उन्हें अब चुनौती दे रहे हैं। एक बहुत ही आसान सी बात सोचते हैं। मान लीजिए एक अंडा है, आपने उसे फोड़ा और खूब अच्छे से फेंट दिया। अब क्या हुआ? पीला हिस्सा और सफेदी सब आपस में पूरी तरह घुल मिल गए। तो अब सवाल ये है कि क्या कोई इसे वापस पहले जैसा कर सकता है? मतलब पीले हिस्से को अलग और सफेदी को अलग। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। बस हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत को समझना भी कुछ ऐसा ही है। आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, तारे, आकाशगंगाएं, ब्लैक होल्स, ये सब उसी फेंटे हुए अंडे की तरह हैं, एक मिला जुला अंतिम नतीजा। पर शुरुआत आखिर हुई कैसे थी? तो फिर सवाल उठता है कि हम अतीत में झांकें तो झांके कैसे? सीधे सीधे तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि समय तो बीत चुका है। लेकिन हमारे पास एक बहुत ही कमाल का तरीका है, और वो तरीका है रोशनी की गति का इस्तेमाल करना। क्योंकि देखिए, रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में वक्त लगता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई चीज जितनी ज्यादा दूर है, हम उसे उतना ही पुराना देख रहे होते हैं। अरबों प्रकाश वर्ष दूर की कोई गैलेक्सी, वो आज वैसी नहीं है जैसी हमें दिख रही है। वो वैसी है जैसी तब थी जब उसकी रोशनी ने हमारी तरफ अपना सफर शुरू किया था। हम सच में, बिल्कुल सच में अतीत को देख रहे हैं। और इस पूरी चीज को मुमकिन बनाता है रेड शिफ्ट। देखिए, जैसे जैसे हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, दूर से आने वाली रोशनी की तरंगें भी खिंच जाती हैं, मतलब स्ट्रेच हो जाती हैं। और इसी खिंचाव की वजह से प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल हिस्से की तरफ खिसक जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ब्रह्मांड फैलता है। दूसरा, इस फैलाव से प्रकाश की तरंगें खिंचती हैं। और तीसरा, आखिर में जो रोशनी हमें दिखती है वो इंफ्रारेड बन जाती है। और बस यही वजह है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो इंफ्रारेड में देख सकता है और शुरुआती ब्रह्मांड के रहस्यों पर से पर्दा उठा सकता है। और जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने आखिरकार अपनी आंखें खोली, तो उसने जो देखा वो सच में चौंका देने वाला था। यहाँ पर हमारी समझ और हकीकत के बीच एक जबरदस्त टकराव देखने को मिला। देखिए, वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि उन्हें शुरुआती ब्रह्मांड में छोटी छोटी सिंपल सी आकाशगंगाएं मिलेंगी, जो धीरे धीरे बन रही होंगी। लेकिन जेम्स वेब ने जो देखा वो तो एकदम उल्टा था। बड़ी बड़ी, चमकीली और पूरी तरह से विकसित आकाशगंगाएं, जो हमारी उम्मीद से भी अरबों साल पहले ही बनकर तैयार हो चुकी थीं। अब इससे एक ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये आकाशगंगाएं इतनी जल्दी इतनी विकसित हो कैसे गईं? भाई, हमारे मॉडल तो यही कहते हैं कि एक गैलेक्सी को बनने में अरबों साल लग जाते हैं। तो फिर ब्रह्मांड के एकदम सुबह में ही इतनी मैच्योर आकाशगंगाएं मौजूद कैसे हो सकती हैं? लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इन्हीं शुरुआती, लगभग नामुमकिन लगने वाली आकाशगंगाओं के अंदर एक और बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। ये जो टाइमलाइन है, ये हमें दिखाती है कि समस्या असल में कितनी बड़ी है। सोचिए, बिग बैंग के महज 30 से 50 करोड़ साल बाद हमें न सिर्फ विकसित आकाशगंगाएं मिली, बल्कि उनके केंद्र में बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल्स के भी संकेत मिले। असल में फिजिक्स का एक नियम है जो ब्लैक होल के बढ़ने की रफ्तार पर एक लिमिट लगाता है। इसे एडिंगटन लिमिट कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, जब कोई ब्लैक होल बहुत तेजी से चीजों को निगलता है, तो उससे इतनी जबरदस्त रोशनी निकलती है कि वो और चीजों को अंदर आने से ही रोक देती है। ये एक तरह का कुदरती ब्रेक सिस्टम है। तो अब इस पहेली को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों के पास 2 मेन थियोरीज हैं। पहली है स्टैंडर्ड ग्रोथ, मतलब छोटे छोटे ब्लैक होल्स वक्त के साथ धीरे धीरे बड़े होते गए। पर दिक्कत वही है कि शुरुआती ब्रह्मांड में इसके लिए टाइम ही नहीं था। दूसरी थ्योरी कहीं ज्यादा क्रांतिकारी है, डायरेक्ट कोलैप्स। इसके मुताबिक गैस के बहुत बड़े बड़े बादल बिना तारा बने सीधे ही ढहकर विशालकाय ब्लैक होल में तब्दील हो गए। ये एक तरह का कॉस्मिक शॉर्टकट है। अच्छा, अब एक और पहेली की तरफ बढ़ते हैं। ये दिखने में शायद थोड़ी छोटी लगे, पर इसमें इतनी ताकत है कि ये बिग बैंग मॉडल की नींव में ही दरार डाल सकती है। बिग बैंग के बाद के जो शुरुआती कुछ मिनट थे, उनमें ब्रह्मांड इतना ज्यादा गर्म था कि पहले परमाणु नाभिक बने। इस प्रोसेस को कहते हैं बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस। और पता है, इसने हमारे ब्रह्मांड के केमिकल मेकअप की काफी हद तक एकदम सही भविष्यवाणी की है। ये मॉडल हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा की तो एकदम बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करता है। लेकिन जैसे ही बात लिथियम पर आती है, एक बड़ी गड़बड़ सामने आ जाती है। हमारा मॉडल कहता है कि इतनी लिथियम होनी चाहिए, पर जब हम पुरानी तारों में देखते हैं तो हमें उसकी सिर्फ 1/3 मात्रा ही मिलती है। तो सवाल ये है कि बाकी की लिथियम गई कहाँ? और ये एक क्लासिक वैज्ञानिक दुविधा है। क्या हमारा मॉडल ही गलत है? क्या हमें इसे समझने के लिए किसी नई तरह की फिजिक्स की जरूरत है? या फिर हमारा ऑब्जर्वेशन गलत है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये पुराने तारे अपने अंदर के लिथियम को खुद ही खत्म कर देते हो? तो इन सारी पहेलियों का विज्ञान के लिए क्या मतलब निकलता है? क्या इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड का हमारा पूरा मॉडल ही गलत है? चलिए एक बार फिर से देखते हैं। हमारे पास ऐसी आकाशगंगाएं हैं जो बहुत तेजी से बन गईं, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं जो बहुत जल्दी बड़े हो गए, और शुरुआती ब्रह्मांड से लिथियम गायब है। यही वो पहेलियां हैं जो आज कॉस्मोलॉजी की रिसर्च को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन इन्हें बिग बैंग मॉडल की नाकामी की तरह नहीं देखना चाहिए। असल में ये वो रोमांचक नए अध्याय हैं जिन्हें लिखा जाना अभी बाकी है। ये हमें बस इतना बता रहे हैं कि ब्रह्मांड हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है।
शुरुआती ब्रह्मांड की कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल और रोमांचक है और इसकी जांच पड़ताल अभी भी जारी है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ब्रह्मांड का पहला अध्याय ही दोबारा लिखा जा रहा है, तो फिर उन पन्नों में और कौन-कौन से रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें हमने अभी तक पलटा भी नहीं है।